बनाइए। ये 20 सेंटीमीटर हाइट है। इस साइड है लिक्विड 1, ये 2 सेंटीमीटर हाइट है। इस साइड है Hg, इसकी डेंसिटी निकालो।
बना पाए? सेम नेचर ऑफ लिक्विड ढूंढना, सेम हाइट पे प्रेशर को सेम करना बस। बनाओ। यहाँ पे कह रहा है यहाँ से ऊपर का हाइट दिया हुआ और इधर से ऊपर का हाइट दिया हुआ, इससे नेचर लिक्विड सेम है तो इस जगह का प्रेशर इस जगह का प्रेशर सेम करना। इस जगह का प्रेशर में P नॉट प्लस डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो मान लेते फिलहाल इंटू G इंटू हाइट है 20 सेंटीमीटर। इस जगह का प्रेशर P नॉट प्लस डेंसिटी ऑफ Hg कितना है 13.6 क्या होता है kg पर मीटर क्यूब नहीं, हाँ 13.6 kg पर मीटर, वहां पर डेटा गड़बड़ लिखा इंटू रो इंटू जी इंटू हाइट 2 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर तो दोनों तरफ कैंसिल ही हो जाना है, यूनिट जी भी कैंसिल हो जाना है, तो रो की वैल्यू 1.36 आके 13.6 into 2 by 20 1.36 kg per meter। अब इस सवाल में करते हैं, तो यहाँ से ऊपर एक अलग लिक्विड है, ये दूसरा लिक्विड है, तो इस जगह का प्रेशर सेम करना है, तो P नॉट दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, लिखूं कि नहीं लिख लेता हूँ, P नॉट रो डेंसिटी इसका लिक्विड का इंटू G इंटू हाइट, यहाँ से हाइट कितना हो जाएगा H प्लस X, और राइट साइड में P नॉट प्लस डेंसिटी है 3 रो इंटू G इंटू हाइट है X, तो यहाँ से रो G कैंसिल हो गया, H प्लस X इज इक्वल टू 3X, H इक्वल टू 2X, X इक्वल टू H बाई 2, ये रिलेशन आ गए। इस जगह में बात करेंगे तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम करना है, इससे ऊपर का लिक्विड अलग है, इससे ऊपर में देखिए 2 सेंटीमीटर तक तो यही Hg है और उसके ऊपर 8 सेंटीमीटर तक दूसरा लिक्विड है जिसका डेंसिटी रो है, वही निकालना है। तो P नॉट प्लस रो जी एच, तो रो जी एच में ये वाला हाइट जब यूज करेंगे तो यहाँ की डेंसिटी यूज करेंगे और ये वाला हाइट जब यूज करेंगे तो यहाँ की डेंसिटी यूज करेंगे, ठीक है। तो रो डेंसिटी हमको निकालना है G इंटू हाइट 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ले लेता हूँ, प्लस ये वाला लेना है तो डेंसिटी ऑफ Hg 13.6 इंटू G इंटू हाइट 2 सेंटीमीटर इक्वल टू, इस साइड आएंगे तो डेंसिटी P नॉट प्लस 13.36 इंटू G इंटू 10, तो G सब तरफ कैंसिल हो गया, यही रो इंटू 8 इक्वल टू हो गया इंटू 10 टू द पावर 3, या 10 टू द पावर 4 कर दो डायरेक्ट, गड़बड़ हो जाएगा पर किलो 10 टू द पावर 3, यहाँ पर हो जाएगा 3.36 10 टू द पावर 4, ये जाके उधर माइनस होगा, माइनस 13.6 इंटू 2 डिवाइड बाय 8, ये जाएगा डेंसिटी। इस केस में अब ये लेवल सेम है तो यहाँ पर प्रेशर सेम करना है दोनों तरफ का, तो उस साइड तो उसके ऊपर ग्लिसरीन है तो ग्लिसरीन का रिलेटिव डेंसिटी का मतलब डेंसिटी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये हो गया, ये ग्राम पर सीसी, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, तो डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन बाय डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम
पर सीसी की वैल्यू 1.3 है, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन ही 1.3 ग्राम पर सीसी है। तो पी नॉट प्लस रो 1.3 जी एच की वैल्यू 0.1 मीटर इक्वल टू, इस साइड आएंगे तो पी नॉट प्लस किसको इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इक्वल टू, इस साइड आएंगे तो डेंसिटी ऑफ ऑयल पहले है 800 इंटू जी नॉट प्लस 800 इंटू जी इंटू हाइट एच हमको मालूम नहीं तो एच लिख लिए, प्लस डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 इंटू जी इंटू हाइट। अब इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 0.1 माइनस एच, 0.1 मीटर माइनस एच। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एच आएगा, ऐसे पी नॉट कैंसिल हो गए, जी तो सब जगह कैंसिल हो गया, तो 10 टू द पावर 2 ये 1.3 दो डेसिमल चला गया तो 130 इक्वल टू 800h प्लस ये हो जाएंगे 13.6 1.36 माइनस 13.6h, तो 130 माइनस 1.36 इक्वल टू 800h, तो h हो जाएगा 800 माइनस 13.6 तो 786.4 इतना, ये h जो आएगा वो मीटर जाएगा, तो ये डेटा जो है हमने बाकी सब मीटर लिए। अब यहाँ पर ये h निकालना इन टर्म्स ऑफ ये, तो फिर से लिक्विड का नेचर और लेवल सेम करेंगे, प्रेशर सेम करेंगे, तो इस जगह प्रेशर पी नॉट प्लस रो 1 जी एच, राइट साइड का प्रेशर पी नॉट प्लस, यहाँ से देखिए ये एच है तो ये भी एच ही होगा, तो इस साइड का प्रेशर जब रो, डेंसिटी क्या है रो 2 इंटू जी इंटू हाइट यहाँ से ऊपर तक एच प्लस एच, पी नॉट कैंसिल हो गया, जी भी कैंसिल हो गया, तो रो 1 एच इक्वल टू रो 2 कैपिटल एच प्लस रो 2 स्मॉल एच, उस साइड गया तो रो 1 माइनस रो 2 इंटू स्मॉल एच बाय रो 2 इक्वल टू कैपिटल एच। इस सभी सवाल को 5 मिनट सभी लोग देख ले, दिमाग में बैठ जाना चाहिए कॉन्सेप्ट, बस सिंगल पॉइंट कॉन्सेप्ट ये है लेवल और नेचर ऑफ लिक्विड सेम करना, वहां पर प्रेशर इक्वल करना। आगे चल के ये 3 वाले में ध्यान रखना, कंफ्यूजन होगा। जैसे इस साइड का प्रेशर लिखने आए, इस साइड का प्रेशर में पहले तो पी नॉट प्लस रो जी एच, फिर इस लिक्विड का प्रेशर जब लिखेंगे तो पी नॉट जो है वो तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो हाइट में फिर यही लेना है, यहाँ ऊपर से हाइट नहीं लेना है, क्योंकि हमको टोटल कुल मिलाकर के इसका प्रेशर लिखना पी नॉट प्लस ये, तो पी नॉट प्लस ये में ये वाला टर्म का हमको आ चुका है, तो जो प्रेशर यहाँ आ चुका है उसमें ये ऐड करेंगे तो यहाँ का आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसकी डेंसिटी इंटू ये हाइट लेनी है, इसमें ध्यान है ताकि 3 वाले में कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट सवाल 2 non-mixing liquid, 2 non-mixing liquid of density rho and n rho, एक का रो है और एक का n रो, यहाँ पर दिया हुआ n greater than 1 in a container, height of each liquid is small h, height of each liquid is small h, solid cylinder of length L, density D, solid cylinder of length L, density D, float
vertically with length PL ब्रैकेट में लिख देना है P less than 1 in denser liquid, PL in denser liquid, then find the density D. बताइए तो जरा सा। देखो मैं डायग्राम बना दे रहा हूं। एक कंटेनर के अंदर दो लिक्विड है, दोनों की हाइट सेम है h, दूसरा लिक्विड भी सेम है हाइट का, बट डेंसिटी अलग अलग है। डेंसर लिक्विड हो गया तो डेंसर लिक्विड नीचे रहेगा, इसकी डेंसिटी n रो और इसका डेंसिटी रो। फिर एक सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर है, जो कि फ्लोट कर रहा है। अब कह रहा है डेंसर पार्ट में ये PL लेंथ है, टोटल लेंथ इसकी L है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला लेंथ PL है, ये टोटल लेंथ L है, ये वाला लेंथ कितना आ जाएगा L माइनस PL, तो 1 माइनस P इंटू L, ये इसका लेंथ है और इसकी डेंसिटी D है, यही निकालना है। वेट मतलब mg इक्वल टू फोर्स ऑफ बॉयंसी। सिलेंडर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A मान लीजिएगा, वैसे वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। फ्लोट करने के लिए वजन mg इक्वल टू होना चाहिए फोर्स ऑफ बॉयंसी। mg हो गया डेंसिटी ऑफ सिलेंडर इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो एरिया इंटू लेंथ L, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ये हो गया मास इंटू g, ये इक्वल टू होना चाहिए फोर्स ऑफ बॉयंसी। तो इसने इतना लिक्विड नीचे वाला डिस्प्लेस किया और इतना लिक्विड ऊपर वाला डिस्प्लेस किया। तो नीचे वाला लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ उसका वजन प्लस ऊपर वाला लिक्विड को जो डिस्प्लेस किया उसका वजन। नीचे वाला लिक्विड का डेंसिटी कितना है n रो, ठीक है। कितना उसका वॉल्यूम होगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ PL, ठीक है, इतना उसका वॉल्यूम हो गया इनटू g, ये नीचे वाला लिक्विड का फोर्स ऑफ बॉयंसी होगा। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू g, ऊपर वाले लिक्विड को उसने डिस्प्लेस किया तो ऊपर वाला लिक्विड का डेंसिटी है रो इनटू वॉल्यूम, तो एरिया इनटू बचा हुआ लेंथ कितना है 1 माइनस p इनटू L, ये हो गया डेंसिटी ऊपर वाला लिक्विड का, ऊपर वाला लिक्विड का वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुआ इनटू g। अब इसे सॉल्व कर लेना। ये लिखने में अगर दिक्कत है तो इसी को पहले समझने का प्रयास करें, इसको समझने का प्रयास करें। फिर a g कैंसिल हो जाएगा, तो d इंटू L बच जाएगा इस साइड में, a और g कैंसिल हो जाएगा, तो n इंटू रो इंटू p इंटू L, L भी कट जाएगा, a L और g कैंसिल हो जाएगा।
ए एल और जी, ए एल एन इंटू रो इंटू पी प्लस रो इंटू 1 माइनस एन रो पी प्लस रो माइनस रो पी। इसमें से रो पी कॉमन ले लेंगे तो एन माइनस 1 प्लस रो कॉमन ले लेंगे तो पी इंटू एन माइनस 1 प्लस 1 ये होगा डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी। किसी भी पाइप के थ्रू जो लिक्विड फ्लो करता है, इस जगह का एरिया A2 लेता हूँ, इस जगह का एरिया A1 ले लेता हूँ। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि पर सेकेंड मास जो है वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ से जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास है वो इक्वल होना चाहिए यहाँ की रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास की। रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास मतलब मास बोले तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी रो लिक्विड जो भी है वो यहाँ पर है और वही लिक्विड यहाँ पर, दोनों जगह डेंसिटी सेम होगा। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए dt टाइम में स्पीड v1 के साथ जो लेंथ कवर करेगा तो v1 इंटू dt कवर करेगा। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 इंटू लेंथ के जगह dx, dx को डायरेक्ट लिख देता हूँ v1 dt बाय dt, जिसमें ये हुआ लेंथ dt टाइम में जो कवर किया उसने, ये है एरिया और ये है डेंसिटी, ठीक है, बाय dt। राइट साइड में यही इस जगह में dt टाइम में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो v2 इंटू dt, डेंसिटी वही है, एरिया A2 है, लेंथ के जगह v2 इंटू dt बाय dt। तब देखिए ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया A1 V1 इक्वल टू A2 V2। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो सेम होगा। जहां पर एरिया ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम होंगे, A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर यहाँ पर इसका डायमीटर ज्यादा है तो स्पीड कम होंगे, यहाँ डायमीटर कम है तो स्पीड ज्यादा होंगे। आगे चल के हम लोग बर्नौलीज पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ इस दोनों में पूछ लेता है कि इधर का प्रेशर P1 है और इधर का प्रेशर P2 है, तो प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा, यहाँ पर P1 ज्यादा होगा कि P2 ज्यादा होगा? आप बताओ तो क्या ज्यादा होगा? जहाँ स्पीड ज्यादा है उस जगह प्रेशर ऐसा लगता है, ठीक है, प्रेशर P1 ज्यादा होगा और P2 कम होगा। अभी थोड़ी देर बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नीट में एक बार आए तो प्रूव कर लेंगे हम लोग बर्नौलीज में, ठीक है। जहाँ पर एरिया ज्यादा है वहाँ वेलोसिटी कम होगी और जहाँ वेलोसिटी कम होगी वहाँ प्रेशर ज्यादा होने वाला है, और जहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगा वहाँ वेलोसिटी प्रेशर कम होने वाला है। मतलब v ज्यादा तो एरिया, या फिर ऐसा कह सकते हैं एरिया कम होगा तो v ज्यादा होगा, और v ज्यादा होगा तो प्रेशर जो है वो कम होगा। इस बात को ध्यान रखना, ये हाईलाइटेड चीज है। ये सवाल मेरे ख्याल से 2023 में ही आया है। क्वेश्चन नंबर प्रेशर वाला आप लोगों को तो याद वैसे होगा नहीं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे बस सवाल ऐसे, ये पाइप आगे चल करके 3 पार्ट पड़ गया।
डायमीटर 10 सेंटीमीटर का है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड 20 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, 20 ज़्यादा हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। इस जगह का डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, इधर का भी डायमीटर 2 सेंटीमीटर है और इधर का भी डायमीटर 2 सेंटीमीटर। अभी मैंने सब जगह का डायमीटर सेम दिया, तो सब जगह की वेलोसिटी भी सेम हो, वही निकालना। डायमीटर अलग भी दे सकते हैं। देखो यहाँ पर A1 V1 इक्वल टू हो जाएगा इधर A2 V2 A2 V2 A2 V2 तीनों जगह का A2 V2 तीनों जगह सेम होने वाला है इंटू 3। रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास सेम होने वाला है। तो इधर का एरिया पाई R स्क्वायर बोले तो 10/2 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी 5। तो जो यूनिट यहाँ है वही यूनिट यहाँ होने वाला था, कैंसिल हो जाने वाला। इधर का पाई इंटू एरिया 2/2 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी v इंटू 3। तो ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 5 इक्वल टू 8 100 इंटू 5 इक्वल टू 4 इंटू 3v। तो v की वैल्यू आ जाएगा 500/12 इतना मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से दूसरा सवाल बना देंगे आप। दो अलग अलग पाइप यहाँ से निकल गया। यहाँ का डायमीटर 2 सेंटीमीटर है और यहाँ का डायमीटर 4 सेंटीमीटर और यहाँ का डायमीटर 10 सेंटीमीटर है। स्पीड यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। यहाँ की स्पीड v1 30 मीटर पर सेकेंड का। तो यहाँ पर स्पीड क्या होगा, v2 क्या होगा। निकाल पाएंगे? फिर से वही करना, आने वाला इक्वल टू जाने वाला। A1 V1 पाई R स्क्वायर 10/2 का स्क्वायर इंटू 20 इक्वल टू साइड हो जाएगा पाई 2/2 का स्क्वायर इंटू 30 प्लस पाई 4/2 का स्क्वायर इंटू v। एक ही आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे बर्नौलीज इक्वेशंस। पहली बात मैं डिफाइन करता हूँ प्रेशर एनर्जी डेंसिटी। प्रेशर एनर्जी डेंसिटी को, तो प्रेशर एनर्जी कहने का मतलब वर्क बोले तो फोर्स का मतलब प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट dx। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया वर्क बाय वॉल्यूम। ये जगह प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, तो वॉल्यूम मतलब एरिया इनटू लेंथ, और ये वाला भी तो एरिया इनटू लेंथ ही है, कैंसिल हो जाएगा। तो प्रेशर एनर्जी डेंसिटी का मतलब P कहीं पर, ठीक है। उसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं, इसका फॉर्मूला हो गया हाफ रो v²। ये हुआ काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी। फिर पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, तो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला mgh बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा डेंसिटी, ये हो गया ρgh। बर्नौलीज ने बोला था
प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी और पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, तीनों का जो सम होता है किसी भी लिक्विड में, किसी भी पाइप में, किसी भी पोजीशन पे हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई पाइप है जिसमें लिक्विड का फ्लो हो रहा है, ये हाइट h1 पे है और ये हाइट h2 पे है, ऐसा यहाँ की वेलोसिटी v1 है, यहाँ का लिक्विड का वेलोसिटी v2 है, डेंसिटी लिक्विड का रो है। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, सभी का एनर्जी डेंसिटी का जो सम है वही होने वाला है यहाँ के काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी डेंसिटी का सम। इसका मतलब ये हुआ प्रेशर एनर्जी डेंसिटी प्लस काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी हाफ रो v स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी रो g h की जो वैल्यू है ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट। यही बर्नौलीज ने बताया था कि इसकी वैल्यू हमेशा ही कांस्टेंट होगी पोजीशन 1 पे, और यही इक्वल टू होने वाला है पोजीशन 2 पे। P का मतलब प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, ये हुआ काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। अगर इस टर्म को रो g से डिवाइड करूं, इसी इक्वेशंस को रो g से डिवाइड करूं, तो पहला वाला हो जाएगा P बाय रो g प्लस दूसरा वाला हो जाएगा रो कैंसिल हो जाएंगे v स्क्वायर बाय 2g प्लस तीसरा वाला हो जाएंगे h। ये टर्म भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। रो और g की वैल्यू तो कांस्टेंट ही है ना, सब जगह डिवाइड करूंगा और वो राइट साइड में डिवाइड करूंगा तो कांस्टेंट ही रहने वाला। तो ये वाला भी इक्वेशंस बर्नौलीज के लिए यूज होते हैं, जिसमें से इसे कहा जाता है प्रेशर हेड, प्रेशर हेड। इसे कहा जाता है काइनेटिक हेड, काइनेटिक एनर्जी हेड, और इसे कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी हेड, पोटेंशियल एनर्जी हेड। तो इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, बर्नौलीज ने बताया कि प्रेशर एनर्जी का हेड, काइनेटिक एनर्जी का हेड और पोटेंशियल एनर्जी का हेड का जो सम है वो ऑलमोस्ट नहीं, मतलब कांस्टेंट ही रहने वाला। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। तो या तो आप एनर्जी डेंसिटी के टर्म में बोल सकते हैं या फिर एनर्जी हेड के टर्म में बोल सकते हैं। एनर्जी हेड, पोटेंशियल एनर्जी को h के टर्म में लिख रहे हैं, मतलब जो हाइट है उसी को हेड कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को h कन्वर्ट करने के लिए जिस चीज से डिवाइड करना पड़ा उसी से हमने सब में डिवाइड करें। बस पोटेंशियल एनर्जी रो g h था, तो रो g से डिवाइड करें तो ये h हो गया। तो ये h लाने के लिए सभी में रो g से हमने डिवाइड करें। तो जो पोटेंशियल एनर्जी अगर h हो गया तो वो पोटेंशियल एनर्जी हेड, तो उस सिचुएशंस में जो बाकी एनर्जी का सिचुएशंस होगा वो उसका एनर्जी हेड कहलाएगा। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड है, तो लिखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। पहला टर्म बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा पॉइंट, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। सम ऑफ प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी is always constant for any fluid, always constant for any fluid। नीचे ये सब बातें लिख लेंगे। इस जगह का प्रेशर को मैं P1 कह देता हूँ, इस जगह का प्रेशर को मैं P2 कह देता हूँ। तो अगर यही इक्वेशंस लगाएंगे तो पहले लोकेशंस पे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो g h1 इक्वल टू दूसरे प्रेशर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो g h2। देखिए, अगर ये पाइप का हाइट सेम हो, अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया यहाँ के वेलोसिटी v1, यहाँ की वेलोसिटी v2 बताया था ना। अब प्रेशर P1 और P2 मैंने बताया था कि P1 ज्यादा होगा और P2 कम होगा। वेलोसिटी v1 कम है, v2 और P1 ज्यादा और P2 कम, ऐसा बताया था ना। तो यहीं से हो जाएगा। देखो, अगर हाइट सेम है तो रो GH वाला टर्म सेम हो जाएगा,
इसका मतलब प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर की वैल्यू कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जहां वेलोसिटी ज्यादा होगा वहां ये टर्म बड़ा हो जाएगा। तो चीजों को कांस्टेंट रखने के लिए इस टर्म को छोटा होना पड़ेगा। अगर ये टर्म बड़ा हो रहा है तो ये टर्म को, तो वेलोसिटी जहां ज्यादा है वहां प्रेशर कम होना पड़ेगा, जहां वेलोसिटी कम रहेगा वहां ये टर्म को बड़ा होना पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा होना पड़ेगा। लेकिन फील उल्टा होता है, ऐसा लगता है कि जहां पर पाइप पतली होगी वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, वहां पर प्रेशर जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो V1 कम है तो V2 ज्यादा है, इसलिए P1 कम हो, P1 ज्यादा हो गया, P2 कम हो गया। बराबर, ये बात समझ में आ गया आपको इस रिलेशन से। इसी को फिर वेंचुरीमीटर से अपन प्रूव भी कर सकते हैं। अगला लिखेंगे वेंचुरीमीटर। वाटर का फ्लो का रेट ज्यादा है तो अपन उसे प्रेशर समझ लेते हैं। ज्यादा पानी निकल रहा है तो वो वाटर के अमाउंट निकलने का रेट ज्यादा है, उसे प्रेशर समझना गलत बात हो जाएगी। ठीक है जी, उस पॉइंट पे जो वाटर है उसका प्रेशर कम पर वाटर का फ्लो ज्यादा हो रहा है, पर सेकेंड जो है वाटर, मतलब ऐसा लग रहा है कि ज्यादा स्पीड में निकल रहा है। वैसे वाटर का फ्लो भी ज्यादा नहीं है, मतलब वाटर तो उसी रफ्तार से आ रहे हैं, पर सेकेंड के हिसाब से अमाउंट सेम रहने वाला वाटर का, वेलोसिटी ज्यादा है, ज्यादा तेज दर से आएगा, मतलब स्पीड ज्यादा से आता है। तो स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है तो वो प्रोजेक्टाइल हो जाता है हॉरिजॉन्टल, देखो दूर तक जाता है, क्योंकि ये बढ़ गया, टाइम तो उसका सेम ही है, ये डिस्टेंस UT ये बढ़ा दिया तो इसलिए ज्यादा दूर तक चला जाता है। धींगा ना हो तो पीछे तक तो ऐसे कर दें। ओ हेलो, तो वेंचुरीमीटर बस नाम का ये है। जैसा भी डायग्राम हो बातें मत करो। थोड़ा आप समझना डायग्राम। इस जगह में लिक्विड है और इस जगह में जो लिक्विड है, इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये वाला, ठीक है, लिक्विड के लेवल का। इस जगह जो वेलोसिटी होगी उसे V1 मान लेते हैं, इस जगह का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन E1, इस प्रेशर P1, इस जगह की वेलोसिटी को V2 मान लेते हैं, इस जगह का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन E1 प्रेशर। तो बर्नौलीज के हिसाब से जो प्रेशर एनर्जी का हेड है, जो काइनेटिक एनर्जी का हेड है और जो पोटेंशियल एनर्जी का हेड है, उस सबका सम क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। अगर मैं इसको रेफरेंस मान लूं और इस लेवल की बात करूं तो हाइट तो सब यहाँ पर भी वही है और यहाँ पर भी वही है, तो ये वाला टर्म तो लिखने की जरूरत है नहीं, लिखेंगे तो हाइट सेम होगा और कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं? इसी इक्वेशंस को लिख लेना ज्यादा अच्छा है। तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि H1 इक्वल टू H2 बॉटम से लेंगे, तो P1 माइनस P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये उस साइड जाएगा, हाफ रो कॉमन हो जाएंगे, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब आप देखो, इससे भी आप देख सकते हैं V2 बड़ा है V1 छोटा है, तो मालूम है क्योंकि डायग्राम देखने से पता चल रहा है कि A1 बड़ा है और A2 छोटा है, इसका मतलब V1 छोटा है और V2 बड़ा है। तो अगर ये टर्म बड़ा है, V2 बड़ा है और V1 छोटा है, तो ये टर्म पॉजिटिव आएगा। तो ये टर्म पॉजिटिव आने का क्या मतलब हुआ कि P1 बड़ा है और P2 छोटा है। इससे भी पता चल जाता है कि P1 बड़ा है और P2 छोटा है। ठीक है, P1 की वैल्यू ज्यादा और P2 की वैल्यू कम। मतलब ऐसा है, जहां एरिया ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम होंगे, वहां प्रेशर ज्यादा होगा। अब इसको अगर निकालने का प्रयास करेंगे तो रिलेशन होता है A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होता है ना। तो यहाँ से मान लीजिए मैं V2 निकालने का प्रयास करता हूँ V1 के टर्म में, तो V1 को रिप्लेस कर देता हूँ मैं। V1 इक्वल टू क्या लिखूंगा? A2 V2 बाय
A1 इस इक्वेशंस में से रिप्लेस कर देता हूँ। P1 माइनस P2 मतलब डिफरेंस ऑफ प्रेशर। तो यहाँ जो प्रेशर होगा P1 है और यहाँ जो प्रेशर होगा P2 होगा, वो डिफरेंस ऑफ प्रेशर रो जी एच ही तो आएगा ना, क्योंकि इसमें जो प्रेशर इस जगह प्रेशर होगा P0 प्लस ये पूरा हाइट रो जी इंटू ये पूरा हाइट, और इसमें जो प्रेशर करेंगे तो वो यहाँ से लेकर के ये पूरा हाइट, तो ये हाइट तो दोनों जगह सेम है, यही डिफरेंस क्रिएट होगा। तो P1 माइनस P2 को डायरेक्ट मैं रो जी एच लिख दो ऐसा, लिख के बताता हूँ। P1 इक्वल टू P0 प्लस रो इंटू जी इंटू, देखो ये H है, इसको मैं X कह देता हूँ, ठीक है, इंटू रो जी इंटू H प्लस X, और जो P2 है वो हो जाएगा P0 प्लस रो जी X। तो बताओ डिफरेंस कितना हुआ P1 माइनस P2, ये कैंसिल हो जाएगा, रो जी X भी कैंसिल हो जाएगा, तो रो जी H ही तो बचेगा। तो वही लिख रहा था मैं यहाँ पर, P0 माइनस ये रो जी H इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर को यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ। तो V1 स्क्वायर को रिप्लेस करूँगा तो क्या हो जाएगा, A2 बाय A1 का स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर, यहाँ से डेंसिटी भी कैंसिल, 2GH हो जाएगा, ये 2GH से तो आप लोगों को बहुत लगा हुआ है, 2GH इक्वल टू यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएंगे V2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये A1 जाके उधर मल्टीप्लाई होगा और A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर डिवाइड होगा और उसके ऊपर रूट आ जाएगा, तो A1 रूट के बाहर, तो रूट के अंदर हो जाएगा 2GH बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये हो गया V2। अगर V1 पता हो तो V2 निकाल सकते हैं, और अगर V2 पता हो तो V1 निकाल सकते हैं। साथ में ये इसमें पूछा जाता है अमाउंट ऑफ फ्लो पर सेकेंड Q, तो ये होता है A2 V2, अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लो पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऐसा। तो ये जो वैल्यू होगा A2 V2, तो V2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला इसका, A1 A2 अंडर रूट 2GH बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये Q का वैल्यू। आपको इवेंचुअली मीटर में यही दो फॉर्मूले ध्यान रखना, एक ये वाला और एक ये वाला, कभी पूछा नहीं गया। बाकी ये डेरिवेशन सब आप नहीं भी लिखो तो चलता है, आप नहीं लिखो क्या बोले, हाँ वही लगाएंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी नहीं, वो अगर ऑप्शंस में आए तो ऐसा थ्योरेटिकल सवाल। A1 A2 पता है तो फिर वही लगाएंगे, इसमें एक V1 नहीं मालूम है तब भी पता चल जाएगा। वेंचुरी मीटर में जो ध्यान रखना है वो ये दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, और ये वाला रिलेशन स्पेशली ये प्रेशर वाला, A और B तो देख के समझ जाता है। वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, ऐसा कुछ है जिसमें मान लीजिए टोटल हाइट ऑफ लिक्विड कैपिटल H है, यहाँ पर एक होल कर दी, अपर सरफेस से H हाइट नीचे, तो लिक्विड यहाँ से ऐसे फ्लो होते हैं, तो ये जो वेलोसिटी से निकलते हैं उसी को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। इसका फॉर्मूला बिना लिखे मैं डायरेक्ट लिखता हूं, अंडर रूट 2GH, यही बर्नौलीज लगाएंगे तो फिर यही आएगा, वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट 2GH। एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे, एक जगह काइनेटिक 0 और एक जगह काइनेटिक हाफ mv², मतलब ये वाला टर्म आएगा, एक वाला टर्म 0 हो जाएंगे
और ये 2 जाके मल्टीप्लाई होगा तो वेलोसिटी अंडर रूट 2g प्रूव करने से। तो वेलोसिटी अंडर रूट 2g, ये काइनेमेटिक्स से भी रिलेटेड है। देखो h हाइट से किसी को ड्रॉप करते तो वेलोसिटी क्या होती है, अंडर रूट 2g यही तो होती है। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। अब ये कहां तक जाएगा, तो प्रोजेक्टाइल हो गई। ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो पहले तो टाइम निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस h माइनस h बच गया, तो जो समय लगेगा अंडर रूट 2h/g, तो 2h बोले तो h माइनस h बाय g, इतना समय लगेगा लिक्विड को यहाँ गिरने में। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा टाइम इंटू v, तो टाइम इंटू v करेंगे तो टाइम की जगह अंडर रूट 2h माइनस h बाय g इंटू v करेंगे तो वो भी रूट के अंदर ही है, इंटू 2gh। यहाँ से g कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएंगे ना, तो d इक्वल टू हो जाएगा 2 अंडर रूट h इंटू h माइनस h। ये d की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी ये भी पूछा जाता है। मैक्सिमम तब होगी जब इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू क्या करेंगे 0, और जब वो करेंगे तो सॉल्व करके आएगा h इक्वल टू h/2। जब ऐसा हो तभी जो है d मैक्सिमम रहेगा, ये कंडीशन से डिफरेंशिएट करने के बाद आता है। जब h की जगह पर h/2 आएगा तभी ये h/2 और ये h/2 मैक्सिमम वेलोसिटी है, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस तक जा सकता है। और वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा h/2 और ये भी h/2, तो h स्क्वायर बाय 4, तो रूट के बाहर आ जाएगा तो h/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी मैक्सिमम, d मैक्स की वैल्यू h।